जय हिंद दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूँ। यह मेरे आधुनिक इतिहास के सीरीज का 9वां वीडियो है और आज का टॉपिक है सहायक संधि, जिसे इंग्लिश में सब्सिडरी अलायंस कहते हैं। सहायक संधि की शुरुआत भारत में लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा किया गया था ताकि अंग्रेजी राज्य का विस्तार भारत में हो सके। यह संधि भारतीय राज्यों एवं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई थी तथा हैदराबाद पहला भारतीय राज्य है जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया था। तो आइए थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं सहायक संधि क्या थी। सहायक संधि, जिसे इंग्लिश में सब्सिडरी अलायंस कहते हैं, लॉर्ड वेलेस्ली ने भारतीय शासकों पर लागू किया था। यह विस्तारवादी नीति का अंग था। 1772 एडी तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की प्रमुख शक्ति बन गई थी। इससे दूसरे शासक कमज़ोर होते चले गए थे। तो हमने देखा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राजाओं को, जिसमें हैदराबाद, मैसूर, राजपूत राज्य, मराठा, सिख, इन सब शक्तियों को दबाते हुए आगे बढ़ते जा रहा था। इसी क्रम में हम देखेंगे कि बंगाल में इसने द्वैत शासन लागू करके बंगाल को कमज़ोर कर दिया था, क्योंकि इसने पलासी और बक्सर के युद्ध के माध्यम से यहाँ पर राजनीतिक तथा दीवानी अधिकार दोनों प्राप्त कर लिया था। इसके बाद देखेंगे, थोड़ा सा बैकग्राउंड लेंगे, उसके बाद सहायक संधि में प्रवेश करेंगे। 1772 एडी से वारेन हेस्टिंग्स का समय शुरू होता है और 1772 से 1785 के बीच में ये भारत में रहते हैं। स्पेशल ढंग से वारेन हेस्टिंग्स को लॉर्ड कॉर्नवालिस को पढ़ेंगे, बट अभी थोड़ा सा जानकारी ले लें ताकि हम लोग उलझाव से बचे रहें। लॉर्ड कॉर्नवालिस का समय का 1786 से 1793 के बीच में रहता है। यह ब्रिटिश सत्ता का विस्तार का दौर रहा है जो बंगाल से शुरुआत हो चुकी थी। मराठा, मैसूर को हेस्टिंग्स और कॉर्नवालिस इतने कमज़ोर कर दिए कि इनका अस्तित्व ही नहीं बचा। इसके बाद 1773 एडी में रेगुलेटिंग एक्ट आया। इसके पीछे आने के पीछे कारण था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी कर्मचारी थे बहुत भ्रष्ट थे। इस वजह से ये कंपनी में सुधार के लिए रेगुलेटिंग एक्ट आया। इसको भी स्पेशल ढंग से पढ़ेंगे, बट यहाँ थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। बंगाल में कंपनी के सर्वोच्च अधिकारी को गवर्नर कहा जाता था। अब इसे गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। जो सर्वोच्च अधिकारी रहता था बंगाल में उसे गवर्नर कहा जाता था, लेकिन अब इसे गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। दूसरी प्रेसिडेंसी मुंबई और मद्रास, जैसे कि हमने देखा था कि अंग्रेज़ों की 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, मद्रास और मुंबई। और इसमें क्या हुआ कि जो मुंबई और मद्रास ये दूसरी प्रेसिडेंसी थे के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अंदर ला दिया गया। इस तरह बंगाल कंपनी के शासन का केंद्र बन गया और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था, ये जो कि कंपनी का प्रतिनिधि था। ये आप लोग याद कर लीजिएगा, 1 नंबर के सवाल में आता है। भारत में सब्सिडरी अलायंस यानी सहायक संधि को इंट्रोड्यूस करने वाले लॉर्ड वेलेस्ली थे। आइए थोड़ा सा लॉर्ड वेलेस्ली के संबंध में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली भारत में समयकाल इनका 1798 से लेकर 1805 एडी के बीच में होता है। ये गवर्नर जनरल के रूप में काम करते हैं। ये एक राजनेता था या और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का सदस्य भी था। यानी कि जैसे कि हम लोग देखते हैं कि इंग्लैंड में 2 सभा होती है, जैसे भारत में 2 सभा थी, लोकसभा और राज्यसभा है, उसी प्रकार इंग्लैंड में भी 2 सभा होती है। हाउस ऑफ लॉर्ड जो कि राज्यसभा के पैरेलल है, अपर हाउस कहलाता है, और हाउस ऑफ कॉमन्स जो हमारे लोकसभा के पैरेलल है। ठीक है, तो हाउस ऑफ लॉर्ड के जो भी सदस्य होते हैं उनको लॉर्ड कहा जाता है, इसलिए इनके नाम के पहले लॉर्ड लगा रहता था। इसलिए एक राजनेता थे। लेकिन जो भी गवर्नर बनते थे ऐसा ज़रूरी नहीं था कि वो राजनेता ही थे, क्योंकि क्लाइव जो थे इनका समय का 1725 से 1774 आता है। जन्म 25 में होता है, 74 में इनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु नहीं, ये आत्महत्या कर लेते हैं। 49 वर्ष का समय मिलता है। ये एक सेना में थे, ठीक है ना कि राजनेता थे। ये क्लाइव उस समय जब भारत आए उस समय इन्होंने यहाँ से भारत से 4 लाख पाउंड लेकर गए और अपने समाज में आंखों की किरकिरी बन गए लोगों के कि इसके पास इतनी कम उम्र में इतना धन कैसे हुआ। तो बाद में मालूम चला कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी सदस्य थे वो भ्रष्टाचार के माध्यम से धन कमाते थे। इसलिए लॉर्ड क्लाइव अपने आप को बहुत ही शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे अपने आप में, और अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे थे। इसलिए 1774 में इन्होंने अपने आप को गोली मार लिया, यानी कि सुसाइड कर लिया। ठीक है, तो लॉर्ड वेलेस्ली के संबंध में हम लोग थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। और भारत में देखेंगे कि जो कंपनी थी, माने कि ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसको नियंत्रित करने वाले 2 लोग थे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी के लोग होते थे जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के साझेदार भी हुआ करते थे, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल कंपनी के भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करने के लिए सरकार के आदमी होते थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल में। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कंट्रोल करता था, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो था भारत में गवर्नर और गवर्नर जनरल को निर्देशित करते रहता था।
उसके बाद देखेंगे बोर्ड ऑफ कंट्रोल 1784 एडी में बनाया गया था और लॉर्ड ब्लेजली इसके सदस्य थे। तो यानी कि बाद में ये 1798 में ये गवर्नर जनरल बनकर भारत आते हैं, यानी कि 1784 में ही जब इनको बनाया गया था, क्या बोलते हैं इनको, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का सदस्य, ठीक है। लेकिन बाद में 1798 में गवर्नर जनरल बनकर आते हैं। ब्लेजली कंपनी के शासन को बढ़ाने के लिए विस्तारवादी नीति बनाते हैं और जैसे हम देखते हैं कि भारतीय राज्यों में मराठा और मैसूर कमज़ोर हो जाते हैं, इसका लाभ उठाकर अंग्रेज़ों ने 3 तरीके से अपने राज्य के विस्तार के लिए तरीका अपनाया, 3 तरीके अपनाए, जिसमें पहला अपना है सहायक संधि, जो अभी हम लोग पढ़ेंगे। सहायक संधि के प्रति द सिस्टम सब्सिडरी अलायंस, दूसरा है खुला युद्ध, आउटराइट वार, आओ सीधे सीधे लड़ लो। तीसरा अधीन शासकों के इलाके जो भी हैं कंपनी में मिला दिए जाएंगे, यानी कि द एजम्पशन ऑफ द टेरिटरीज ऑफ प्रीवियसली सबऑर्डिनेटेड रूलर्स। तो ये 3 तरीके अपने अंग्रेज अपने राज्य के विस्तार करने के लिए, अपने अधिकार क्षेत्र को विस्तार करने के लिए। तो आइए देखते हैं सबसे पहले अपना सहायक संधि की जो प्रथा थी सब्सिडरी अलायंस की, क्या क्या शर्तें थी उसको देखते हैं। सहायक संधि की शर्तों को देखें तो अगर कोई सहयोगी राज्य सहायक संधि करता है तो अपने यहाँ सेना रखनी होगी, यानी कि ब्रिटिश सेना को अपने यहाँ रखना होगा, ब्रिटिश सेना का खर्च इसी राज्य को देना पड़ेगा। यानी कि देखेंगे कि हम लोग चालाकी से भारतीय राज्यों में ब्रिटिश सेना को अंग्रेज़ों ने स्थापित कर दिया। उसके बाद देखेंगे कि सेना ब्रिटिश का है और खर्च भारतीय राज्य कर रहे हैं, यानी कि बिना खर्च किए ब्रिटिश सैन्य शक्ति बढ़ रही है पूरे भारत में। ये कितने खतरनाक तरीके से चालाक व्यक्ति थे ये लोग। इस प्रावधान से ब्रिटिश सेना पूरे देश में फैल गई। भारतीयों को ये लगा कि हमें भी कुछ लाभ हो रहा है, हमारी सुरक्षा हो रही है, क्योंकि हम पर ब्रिटिश और पड़ोसी राज्य हमला नहीं करेंगे। लेकिन देखेंगे कि बीच बीच में ब्रिटिश को राज्य को अनुदान भी देना पड़ता था। अनुदान नहीं देने की स्थिति में राज्य या राज्य के कई हिस्सों को ब्रिटिश को देना पड़ता था। अपने दरबार में एक ब्रिटिश रेजिडेंट राजदूत रखना पड़ता था। ये राजदूत राज्य के भीतर चलने वाली गतिविधियों पर ध्यान रखता था, यानी कि एक तरह से सूचना तंत्र की स्थापना की गई थी अंग्रेज़ों के द्वारा। ये एक सूचना तंत्र था राजदूत। सही मायने में आगे चलकर वास्तविक शासक यही बने जो राजदूत थे। उसके बाद देखेंगे अंग्रेज़ों की स्वीकृति के बिना कोई भी राजा अपनी यहाँ सेना के किसी यूरोपीय को नहीं रखेगा। यूरोपियों में फ्रांसीसी थे, पुर्तगाली थे, ये सब जो भी थे आए थे यूरोपीय शक्तियाँ, इनको अपने पास नहीं रखेंगे सेना में। इससे यूरोपीय शक्तियाँ कमज़ोर होती चली गई। सहायक संधि के शर्तों को देखें। जो राजा किसी भी भारतीय शासक से या किसी बाहरी शासक से बिना गवर्नर जनरल की अनुमति के कोई भी बातचीत नहीं करेगा, ये सहायक संधि के शर्तों में से था। इसके बदले में हम आपको आपके दुश्मनों से रक्षा करने का वचन देते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हम आपके दुश्मनों से रक्षा करने का वचन देते हैं। हम आपके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ऐसा इन्होंने सहायक संधि के शर्तों के माध्यम से कहा। लेकिन यहाँ तो हस्तक्षेप ही हस्तक्षेप नजर आ रहा है। सहायक संधि को स्वीकार करना भारतीय शासक को संप्रभुता का समर्पण करना साबित हुआ। यह नाम मात्र का शासक रह गया, यानी कि सहायक संधि जो भारतीय राजा ने स्वीकार किया, अपनी संप्रभुता को उन्होंने लुटा दिया, यानी कि अपनी संप्रभुता को अंग्रेजों के हाथों में सौंप दिया। एक तरह से मानकर वो कठपुतली शासक बन गया, वो नाम मात्र का शासक रह गया भारतीय शासक। अब देखते हैं कि सहायक संधि के परिणाम क्या क्या हुए। भारतीय शासक अपने अधिकार खो बैठे, कूटनीतिक मामलों में निर्णय नहीं ले सकते थे, आत्मरक्षा के मामलों में निर्णय नहीं ले सकते थे। धीरे धीरे भारतीय शासक ब्रिटिश रेजिडेंट के अधीन होता चला गया। रोज़मर्रा के काम में भी ब्रिटिश रेजिडेंट हस्तक्षेप करते थे। सुरक्षा की बात खोखली थी, क्योंकि इतने पैसे में वो स्वयं के खर्च और अपने रक्षा क्योंकि इतने पैसे में वो स्वयं का खर्च उठा सकते थे, अपनी रक्षा कर सकते थे। इस वजह से क्या हुआ कि जनता त्रस्त हो गई, क्योंकि ना राजा ध्यान देता था ना ब्रिटिश ध्यान देते थे। ब्रिटिश सेना होंगे देसी सेना भंग हो गई, यानी कि राजा के पास ब्रिटिश सेना ही रह गया, देसी सेना भंग हो गई। इसलिए क्या हुआ कि जो लोग थे वो बेरोजगार हो गए, यानी कि जीविका का साधन खत्म हो गया। लोगों में बदहाली आई, बेइंतहा गरीबी फैल गई और राजा के हाथ में कोई शक्ति नहीं थी। इसलिए राजा के प्रति जो उन लोगों का मोह था वो धीरे धीरे खत्म होने लगा, इच्छा शक्ति खत्म होने लगा।
हम लोग देखेंगे कि जो ये शर्त था, सहायक संधि था, यह संधि अंग्रेजों के पक्ष में था। अंग्रेजों के शासकों के घरेलू प्लस विदेशी मामलों पर नियंत्रण हो गया। बदहाली की स्थिति इतनी ज़्यादा हो गई कि लोग, बदहाली की स्थिति, राज्य की ऐसी बदहाली हो गई कि जो ब्रिटिश थे वो शासक को ही जिम्मेवार ठहराए और शासक को जिम्मेवार ठहरा कर शासक के राज्यों को हड़प लिया। तो ये देखिए कितनी खतरनाक ढंग से ये अपनी नीति को अपनाते हैं। इसी क्रम में हम देखेंगे कि हैदराबाद पहला राज्य था जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया था। इसके बाद देखेंगे मैसूर एवं तंजावुर 1799 AD में, अवध 801 में, रुहेलखंड, जोधपुर, जयपुर, बूंदी, भरतपुर और सूरत जैसे राज्यों ने सहायक संधि के शर्तों को स्वीकार किया। किंतु मराठा उस समय तक संघ बन चुका था। पूर्णा जो पेशवाओं का दिन था, बड़ौदा गायकवाड़ के, ग्वालियर, सिंधिया, इंदौर होलकर, इंदौर किसके अंतर्गत था, होलकर, और नागपुर भोसले के अंतर्गत आ गया था। और इनके नेता जो थे नाना फडणवीस थे, और अंग्रेजों के चाल को ये समझे और सहायक संधि को स्वीकार नहीं किए। इस वजह से क्या होता है कि लोगों को सहायक संधि की वजह से आगे चल कर देखेंगे कि लोगों के अंदर शासकों के प्रति असंतोष बढ़ता चला गया। कंपनी इससे, लेकिन ये जो सहायक संधि हुई अंग्रेजों के लिए उतनी लाभदायक साबित नहीं हुई, क्योंकि कंपनी का लाभ इससे गिरता चला गया और कंपनी के खर्चे बढ़ते चले गए। इस वजह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो थे वो उन लोग असंतुष्ट हो गए बेलेजली के नीतियों से, और बेलेजली को फिर इंग्लैंड वापस बुला लिया। नो डाउट भारतीय राज्य में, भारत में अंग्रेजों का विस्तार होता चला गया इस नीति के माध्यम से, लेकिन कंपनी को लाभ उतना नहीं हुआ। ठीक है, तो आज भर के लिए इतना ही। कल हम लोग ब्रिटिश जो था लॉर्ड डलहौजी थे, लॉर्ड डलहौजी आगे चल के पढ़ेंगे। लॉर्ड डलहौजी का अधिग्रहण के नीति का अध्ययन करेंगे, क्योंकि देखेंगे कि इस अधिग्रहण के नीति के माध्यम से भारतीय राज्यों में भारत में अंग्रेज़ों का विस्तार होता चला जा रहा है। जिससे सहायक संधि के माध्यम से अंग्रेज़ों का विस्तार हो रहा था, उसी तरह लॉर्ड डलहौजी के हड़प नीति के माध्यम से भी अंग्रेजी राज्यों का विस्तार होता चला जाएगा। तो आज भर के लिए इतना ही। आपके सभी के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।